Hello students. So today I will start my fifth lecture from the chapter Cash Book, and in this lecture I will explain a numerical question related to double column cash book. So for this I'll take a numerical question from your book T.S. Grewal. This is a numerical question we will do today. This is the question. Enter the following transaction in the double column cash book of Mazet Gupta Stores. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. ये आपको ट्रांजेक्शन कौन सी कैश बुक में एंटर करनी है? डबल कॉलम कैश बुक में. और किसकी बुक कैश बुक बनानी है आपको? मेजर्स गुप्ता स्टोर. ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे. फर्स्ट जून की एंट्री है 2020. कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. कैश इन हैंड की अमाउंट गिवन है और बैंक ओवरड्राफ्ट. तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो अगर कैश इन हैंड होता है या कैश एट बैंक होता है तो हम उसको लिखते हैं डेबिट साइड. लेकिन यहाँ पर एक टर्म दी हुई है दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है उसको आपको कहाँ पे एंटर करना होता है? उस डबल कॉलम कैश बुक में. आप कौन सी साइड लिखोगे उसे? क्रेडिट साइड. ठीक है, कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो फर्स्ट जून की ट्रांजेक्शन है 2020 को. तो कैश इन हैंड के लिए आपको यूज करना है टू बैलेंस बीडी. फर्स्ट जून की ट्रांजेक्शन है, कैश इन हैंड की अमाउंट है 800. तो हम कौन से कॉलम में लिखेंगे इसे? 800. मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है. फॉर्मेट सभी बच्चों को पता है. हमें टॉप में लिखना है डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है, और ये होती है आपकी डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड. तो जो डेबिट साइड है कैश इन हैंड की अमाउंट को आपको कौन सी साइड लिखना है? डेबिट साइड लिखना है. और लिखना क्या है? टू बैलेंस बीडी विद 800. ठीक है, दूसरी टर्म दी हुई है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट. तो जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होता है तो आपको उसको कहाँ पे शो करना होता है? क्रेडिट साइड शो करोगे आप कैश बुक में. तो यहाँ पे क्योंकि ट्रांजेक्शन फर्स्ट जून की है, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है. यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, इसे बैंक ओवरड्राफ्ट ही लिखना है. बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 5700. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 5700. ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन लेते हैं. बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्म्स गिवन हैं जो कई बच्चों को समझ में नहीं आती है. तो मैंने ऑलरेडी जो बेसिक लेक्चर था इसका, इससे रिलेटेड टर्म्स थी डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड, उसमें मैंने ऑलरेडी ये टर्म्स एक्सप्लेन की हुई है. लेकिन उससे रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसे आपको कैसे सॉल्व करना है वो इस क्वेश्चन में हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो जो सेकेंड पॉइंट है हमारा 7 जून की ट्रांजेक्शन है. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती, डिस्काउंट अलाउड 150. ठीक है, यहाँ पे एक चेक रिसीव हुआ हमें. किससे हुआ है? भारती से. और डिस्काउंट अलाउड हुआ है 150 का. तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पर्सन से चेक रिसीव होता है, अगर उस चेक के रिसीव होने के बाद उसके डिपॉजिट होने की एंट्री उसी दिन होती है तो हम उसी दिन उसको एंटर कर देते हैं उस डेट पे इन बैंक कॉलम में. लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ है? रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, और डिपॉजिट होने की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है. और उसके डिपॉजिट होने की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट डेट पे है दैट इज 9 जून. तो जब भी इस टाइप की एंट्री होगी, अगर चेक रिसीव होता है किसी पर्सन से और उसके डिपॉजिट होने की एंट्री किसी फर्दर या नेक्स्ट डे पे होती है, तो हमें जिस दिन वो डिपॉजिट होता है उसी दिन उसकी एंट्री करनी होती है अपनी कैश बुक में. और जिस दिन वो रिसीव होती है उस दिन कोई एंट्री नहीं करनी होती, क्योंकि ये चेक इस दिन डिपॉजिट हो रहा है, इस दिन आपको 9 जून को एंट्री करनी है. ठीक है, और करनी क्या है? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चेक, जैसे कि चेक रिसीव होता है तो उसकी हमें जनरल में एंट्री करनी है चेक इन हैंड टू, जिससे रिसीव हो रहा है भारती. ठीक है, पहली एंट्री होगी आपकी जनरल में. दूसरा, जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो आपको एंट्री क्या करनी होती है? बैंक कॉलम में उस अमाउंट को एंटर करना होता है. लेकिन पर्टिकुलर्स में आप क्या शो करोगे? टू चेक इन हैंड. क्या आपको एंटर करना है? चेक इन हैंड. क्योंकि भारती का जो चेक था वो हमारे पास अमाउंट थी 3250. डिस्काउंट को आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है उस चेक में, क्योंकि डिस्काउंट को आप
भारती के चेक से माइनस नहीं करोगे तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी 3250। कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में 3250। ट्रांजेक्शन ये डिपॉजिट हुआ था 9 जून को, तो हम 9 जून को ही एंट्री करेंगे यहाँ पे, 9 जून को, ठीक है। और जो जिस दिन वो रिसीव हुआ था, बिकॉज ये डिपॉजिट नहीं हुआ था तो हमें उस दिन एंट्री करनी होती है जिस दिन चेक डिपॉजिट होता है। तो डिपॉजिट किस दिन हुआ? 9 जून को। तो आपको क्या लिखना है? चेक इन हैंड और अमाउंट लिख देनी है बैंक कॉलम में। क्लियर? फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी चेक अगर किसी भी पर्सन से रिसीव होता है और उसके डिपॉजिट होने की एंट्री नेक्स्ट एंट्री में होती है या नेक्स्ट डे होती है, तो आपको उसी डे पे उसको एंटर करना होता है अपनी डबल कॉलम कैश बुक में, ठीक है। लेकिन कोई चेक रिसीव होता है, ठीक है, और उसके डिपॉजिट होने की एंट्री, डिपॉजिट होने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको उसी दिन उसको क्या मान लेना है? डिपॉजिट। तब आपको उसी दिन उसको एंटर कर देना। बाय चांस जैसे ये क्वेश्चन था, रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, और इससे रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ना होती तो हम इसी दिन इसको बैंक कॉलम में एंटर कर देते, ठीक है, अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना होती, ठीक है। कई बार यहाँ पे साथ में भी लिखा हुआ आ जाता है डिपॉजिटेड इन द सेम डे, या फिर डिपॉजिट होने के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है? जिस दिन वो चेक रिसीव होता है, अगर उसके डिपॉजिट होने की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको उसी दिन उसे अपनी कैश बुक में एंटर कर देना है, ठीक है। और ये वाली जो केस यहाँ पे है, इसमें चेक रिसीव हो रहा है लेकिन डिपॉजिट किस दिन हो रहा है? 9 जून को हो रहा है, तो हमें उसी दिन उसे एंटर करना है। कौन से कॉलम में करना है? बैंक कॉलम में। क्लियर? अगली कंडीशन क्या है? चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल। अब फिर दोबारा एक हमें चेक रिसीव हो रहा है, ठीक है। कौन सी डेट को हो रहा है? 15 जून को एक चेक रिसीव हो रहा है, और चेक रिसीव हो रहा है तो आपको सबसे पहले चीज क्या चेक करनी है? चेक रिसीव हो रहा है तो उसके आगे डिपॉजिट होने की एंट्री है या नहीं है, ठीक है। पहली चीज ये चेक करनी है। अगर कोई एंट्री नहीं है तो उसी दिन उसको डिपॉजिट मान लेना है, ठीक है। और अगर एंट्री है तो उस दिन उसको एंटर करना है, ठीक है। चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल, ये हमें अगर चेक रिसीव हुआ, डिपॉजिट की एंट्री नहीं है तो इस दिन एंट्री नहीं करनी है। आगे देखते हैं। पन्ना लाल का चेक डिपॉजिट हुआ, इसमें हाँ एक लाइन दी हुई है, पन्ना लाल चेक वॉज इंडोर्स। ये वाली एंट्री, जब भी कोई चेक रिसीव होता है तो आपको उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को पहले ही चेक करना होता है फर्दर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में, ताकि हम उस एंट्री को अच्छे से अपनी कैश बुक में एंटर कर सकें। क्योंकि पन्ना लाल का चेक रिसीव हुआ था, ठीक है, और आगे हमें देखना है कि उसका चेक अगली डेट पे डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमें चेक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पे पन्ना भारती का चेक है यहाँ पे। अब देखो भारती का चेक, उससे पहले एक और चेक है हमारे पास, भारती का चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। मैंने ये एंट्री भी आप सभी बच्चों को बताई थी कि जब भी कोई रिसीव किया हुआ चेक डिपॉजिट होने के बाद डिसऑनर हो जाता है, ये डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है? बैंक में हमने उसे डिपॉजिट करने के लिए भेजा लेकिन बैंक वालों ने उसे रिसीव करने से मना कर दिया किसी रीजन से, तो वो कंडीशन होती है आपकी डिसऑनर की कंडीशन, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भारती से चेक रिसीव किया था उसे डिपॉजिट किया 9 जून को, और आफ्टर दैट जब हमने उसे बैंक में सेंड किया तो बैंक वालों ने उसे क्या कर दिया? डिसऑनर। तो जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है तो उस कंडीशन में हमें उसे कहाँ एंटर करना होता है? अपनी कैश बुक में क्रेडिट साइड, ठीक है, बिकॉज हम उसे ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं अपने बैंक कॉलम में। इस वजह से अब उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें उसे क्रेडिट साइड एंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं भारती वाले चेक की एंट्री कर रही हूँ, बिकॉज पन्ना लाल के चेक रिसीव हुआ है, डिपॉजिट होने की एंट्री नहीं है। उसके बाद है 20 जून की एंट्री है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसकी 20 जून। जो भी रिसीवर है उसी को आपको डेबिट करना है, क्योंकि भारती के पास जा रहा है तो उसी को आप यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। भारती का चेक कितना था? 3250, ठीक है, तो ये एंट्री आ जाएगी आपकी, ठीक है। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। भारती का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है डिपॉजिट होने के बाद। तो जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड एंटर करेंगे, उसी पर्सन को वापस चला जाएगा। तो भारती को आपको डेबिट करना है, ठीक है, टू बैंक, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्रेडिट साइड एंट्री करी है 3250 की, ठीक है। आगे एंट्री है चेक,
ये हो, इस दिन कोई एंट्री नहीं करनी क्योंकि चेक रिसीव और डिपॉजिट होने की एंट्री नहीं है। आगे देखते हैं 28 जून की, पन्ना लाल चेक वॉज इंडोर्स टू कमल। पन्ना लाल से हमने जो चेक रिसीव किया था उसे डिपॉजिट नहीं किया हमने बैंक में, हमने उसे किसी और पर्सन को जो कि कमल है उसको दे दिया। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चेक, कोई रिसीव किया हुआ चेक किसी और पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दिया जाता है, उस कंडीशन में हमें कोई भी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं करनी होती है। ठीक है, उस कंडीशन में हम कोई भी कोई भी पोस्टिंग अपनी डबल कॉलम कैश बुक में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चेक रिसीव हुआ लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ। डिपॉजिट किए बगैर हमने किसी तीसरे पर्सन को जो कि कमल था उसे हैंड ओवर कर दिया, उसे इंडोर्स कर दिया। इस कंडीशन में रिसीव किया हुआ चेक जब किसी पर्सन को इंडोर्स कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में नो एंट्री होगी आपकी कैश बुक में। तो यहाँ पे आपकी कैश बुक में कोई भी एंट्री इससे रिगार्डिंग नहीं आएगी, क्योंकि पन्ना लाल का चेक तो रिसीव हुआ लेकिन बिना डिपॉजिट करे हमने उसे किसे का दे दिया, कमल को। ठीक है, तो जब भी इंडोर्स होता है कोई चेक रिसीव किया हुआ चेक इंडोर्स होता है तो नो एंट्री होती है। ठीक है, ये रूल है। उसके बाद अगली एंट्री है इनकम टैक्स पेड बाय चेक। अब पहली चीज मैं बता दूं, हमने अभी तक एक कंसेप्ट पढ़ा था ड्राइंग, सभी बच्चों को याद हो अगर, कि जब प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकालता है तो उसे ड्राइंग बोला जाता है। ठीक है, वो तो हम ड्राइंग समझते हैं, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स में बच्चे कंफ्यूज होंगे, इनकम टैक्स को कैसे ड्राइंग माना जा रहा है। तो इनकम टैक्स को एज ए ड्राइंग ही काउंट किया जाता है। ठीक है, इस वजह से क्योंकि इनकम टैक्स से ड्राइंग है, ड्राइंग को हम क्रेडिट साइड लेते हैं, चेक की फॉर्म में है तो आप 30 जून को एंट्री करोगे। ठीक है, 30 जून की एंट्री होगी इनकम टैक्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय, या तो आप ड्राइंग भी मेंशन कर सकते हो, नहीं, या फिर आप इनकम टैक्स भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसे ट्रीट करना है एज ए ड्राइंग। तो इनकम टैक्स की अमाउंट थी हमारे पास यहाँ पे 150, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है इसकी, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, 150। ठीक है, ऑलरेडी हमने सारी ट्रांजेक्शन्स ले ली हैं। अब आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस बोथ साइड। हमारे पास दो साइड्स हैं, एक है कैश साइड, कैश कॉलम की साइड है, दूसरी है बैंक कॉलम की साइड। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आपको कैश कॉलम का टोटल करना होता है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 800। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सिर्फ कैश कॉलम को आपको देखना है। डेबिट साइड का जो कैश कॉलम है इसमें सिर्फ एक ही अमाउंट है, दैट इज 800। उसके बाद चलते हैं क्रेडिट साइड के कैश कॉलम पे। क्रेडिट साइड का जो कैश कॉलम है कोई भी अमाउंट गिवन नहीं है, मीन्स जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी 30 जून को, क्योंकि हम इसी मंथ का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बैलेंस CD, यही बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा 800। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी अमाउंट डिडक्ट करने के लिए, माइनस करने के लिए नहीं है, तो वही सेम बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो कैश का बैलेंस है वो हमारा आंसर क्या आया, 800, और यहाँ पे भी यही आया है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक कॉलम पे। बैंक कॉलम का जो डेबिट साइड है, यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो 3250 आ रहा है। ठीक है, आपको सबसे पहली चीज, कैश कॉलम का तो वैसे हमेशा ही डेबिट बैलेंस आता है। ठीक है, लेकिन जो बैंक कॉलम होता है उसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी डेबिट साइड है वो कितनी आ रही है, 3250। और अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। यहाँ पे टोटल आ रहा है हमारा, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 570, उसके बाद है आप 3250, देन 150। ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 9100, 3250, हाँ, तो ये कैलकुलेशन करिए। यहाँ पे हमारा जो बैलेंसिंग क्रेडिट साइड का टोटल है ये, वो कितना आ रहा है, 9100, और हमारी जो डेबिट साइड है उसका टोटल है हमारा 3250। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आ रहा है हमारा, 5850। ठीक है,
हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस है और डेबिट साइड कम है, तो उस कंडीशन में जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है उसे क्या बोला जाता है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है, क्या बोलना है उसके? ओवरड्राफ्ट। तो जब भी ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन होती है, कि देखने से ही पता लग रहा है हमारी कौन सी साइड ज्यादा है, ये वाली, तो इस साइड आप पहले लिखोगे टोटल। ठीक है, तो हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस है और डेबिट साइड कम है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी कौन सी साइड आएगी? टू बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आया है हमारा? बैंक कॉलम में आपको मेंशन करना है 5850। क्या लिखना है आपको? 5850। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे भी जो टोटल आएगा आपका 5850 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको टोटल के नीचे डबल लाइन कर लेनी है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आया? हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया। ठीक है, और वो टोटल एक्सेस था, तो 9100 में से हमने 3250 को माइनस किया, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आई है? 5850, जो कि बैंक बैलेंस में भी हमारा ये बैलेंस आ रहा है 5850। क्लियर? तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर बनी है 5850। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग डबल कॉलम कैश बुक। और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको हर टाइप की एडजस्टमेंट जो कि डबल कॉलम कैश बुक में चेक से रिलेटेड होती है, वो सभी ट्रांजेक्शन इसमें मिल गई है। आपको डिस्काउंट के कॉलम को नहीं देखना है, क्योंकि अगर चेक होता है, सही बच्चों को बता दूं, अगर कोई चेक होता है और उसके साथ कोई डिस्काउंट की भी टर्म दी हुई है, तो उसमें से आपको डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी चेक अलग है और उसका डिस्काउंट ऑलरेडी अलग डिडक्ट करके ही बताया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ एनी यू हैव एनी डाउट देन आस्क। Now I am ending this class. Thank you so much. If you like this video, then give a like and subscribe my channel. Thank you.